हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 1 शिक्षा एवं मनोविज्ञान के एमसीक्यूज क्वेश्चन और लास्ट में टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गाल्टन, हल, सी है वुंड और डी है वाटसन। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वुंड ने की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले कौन थे? विलियम वुंड थे। और उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी? तो 1879 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुंड ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सन 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। छात्र अधिगम वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोलबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे या ई एरिक्सन के द्वारा? तो छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नील फ्लेमिंग के द्वारा छात्र अधिगम का वार्क मॉडल प्रस्तुत या प्रस्तावित किया गया था। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग NLP का विस्तारित रूप है। वार्क मॉडल 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947 माना जाता है, 1920 माना जाता है, 1940 या 1900? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है ऑप्शन डी, 1900। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, इससे तो है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी है। सीखने के तरीकों का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने के तरीकों के अध्ययन से भी है। संचार माध्यमों का अध्ययन, इससे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। हमारा सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है पूछा गया, तो संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो विद्यात्मक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और न ही पूर्ण विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपनी कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और डी, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, तो यह तो सरासर गलत है, क्योंकि विद्यालय आने से पहले बच्चों को बहुत सारे ज्ञान हो चुके होते हैं। जैसे भाषा का ज्ञान है, बच्चों को कलर का ज्ञान है, ये सब ज्ञान हो चुका रहता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है? बिल्कुल नहीं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट नहीं होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यह भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा इसी अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाजशास्त्र में या शिक्षा शास्त्र में? तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है, अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफी चाहती हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 मुझसे मिस हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, और डी है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षण मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को क्यों करना चाहिए? ताकि जब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक करता है तो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि विद्यार्थियों के व्यवहार के स्तर की जांच हो सके, यह पता चल सके कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस सीमा तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन विधि है, बहिर्दर्शन विधि है, अवलोकन है या प्रयोगीकरण है? तो कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि यह शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है।
इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंड द्वारा तथा उनके शिष्य टिचनर के द्वारा किया गया था। अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर निरीक्षण करके उसका विश्लेषण करते थे और मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा या व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। तो कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, यह पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, यह पूछा गया है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन मिस हो गए हैं दोस्तों, माफी चाहती हूँ। ऑप्शन ए है जड़ ने, ऑप्शन बी राइस एवं कॉर्नमैन ने, ऑप्शन सी है वुंट ने, मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन, और ऑप्शन डी है कॉलिंस व ड्रेवर। ऑप्शन डी है ड्रेवर ने। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन सी वुंड ने प्रस्तावित किया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विलियम वुंड जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंड ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कौन सा है? तो बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजता पूर्वक अधिगम कर सके। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का अंग था, नीति शास्त्र का अंग था, तर्क शास्त्र का था या भौतिकी का था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा। साइकोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, साइको धन लोगोस। साइके का अर्थ आत्मा तथा लोगोस का अर्थ अध्ययन होता है, अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था, किस विषय का? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के निश्चित पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें डैश डैश भी कहा जाता है। प्रभावशाली अवधारणा कहा जाता है, मानव विकास कहा जाता है, मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है या बौद्धिक विकास कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है 4 प्रकार के निश्चित पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है 4 प्रकार के निश्चित पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी भी कहा जाता है। ब्रोफेर ब्रेनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव विकास और उसके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बताए हैं, जो मानव विकास के प्रत्येक चरण को निर्धारित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश के द्वारा अध्ययन किया जाता है।
मानवविज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी या सामाजिक मनोविज्ञानी। तो औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डेस्क के द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञानी के द्वारा। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करती है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को डेस्क के रूप में संदर्भित किया जाता है। मासूम नोटा, मासूम मनस्थिति, मासूम पहिला या मासूम नोवर्स। मासूम नोटा को तबुला नोटा भी कहा जाता है, मासूम मनस्थिति को तबुला रास और मासूम पहिला को तबुला प्राइमस, मासूम नोवर्स को तबुला नोवस कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को डेस्क के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा, मासूम मनस्थिति या तबुला रास। आइए इसका डिटेल देखते हैं। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को मासूम मनस्थिति तबुला रास के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक, जिन्होंने मानव की यात्रिक अवधारणा की नींव रखी थी, ने किया था। लॉक के अनुसार अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करने की एक प्रति बनाते हैं। समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों में पैटर्न का पता लगाना सीखते हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं, जो अवधारणाओं को प्रकट करता है। बदले में इन अवधारणाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। चलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन में आते हैं। शिक्षा है, हमसे पूछा जा रहा है शिक्षा क्या है। तो शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाले अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव और ज्ञान है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है छात्र। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु कौन है? तो छात्र है। नेक्स्ट है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या सह विद्या या विमुक्ते कथन। तो किसका कथन है ये? यह शंकराचार्य का कथन है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है, यह कथन सुकरात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। एजुकेशन को ई ड्यूको का संयोग कहा गया है। ई का अर्थ है भीतर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइके का अर्थ होता है आत्मा। साइके का क्या अर्थ होता है? आत्मा। तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, कहाँ पर लिखा गया है या उल्लेख किया गया है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में लिखा है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो नियामक विज्ञान है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। किसके अनुसार? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। शिक्षा के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? शिक्षक है, शिक्षार्थी है एवं पाठ्यक्रम है। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के
शिक्षा के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं शिक्षा के 3 स्तंभ? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं। पहला है शिक्षार्थी, दूसरा है शिक्षण और तीसरा है शिक्षण दशाएं। दूसरा क्या है? शिक्षण प्रक्रिया और तीसरा है शिक्षण दशाएं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है निरीक्षण विधि। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां: निरीक्षण विधियां, प्रयोगात्मक विधियां, विवरणात्मक विधियां, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? तो ज्ञानार्जन है। शिक्षण क्या है? ज्ञानार्जन है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मन का विज्ञान मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है। मनोविज्ञान मानव पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? तो मॉर्गन का कथन है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो मॉर्गन का है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मैकडूगल का है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। शिक्षा मनोविज्ञान आधार की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। यह कथन स्किनर का है। किसका कथन है? स्किनर का कथन है। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है तो दूसरों का अध्ययन। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? तो बालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? तो जॉन एडम्स ने कहा था। शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था? तो एडम्स ने, जॉन एडम्स ने कहा था। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका। देखिए इसी क्वेश्चन में यहीं पर 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया देने वाले कौन थे? तो जॉन डीवी थे। और जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। और शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया देने वाले कौन थे? तो जॉन एडम्स थे। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? तो मोक्ष की प्राप्ति था। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता था उपनयन संस्कार से। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता था उपनयन संस्कार से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हमने देखिए एक चैप्टर कंप्लीट किया है। चैप्टर का नाम है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगी और CDP में जितने भी
जो टॉपिक हैं उसको मैं जितने भी चैप्टर हैं उसको मैं टॉपिक वाइज सबका वीडियो लाऊंगी, जिसमें MCQs होंगे और इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।